नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली का शराब घोटाला मनीष सिसोदिया की मुसीबत बनती दिखाई दे रही है और अब इस कड़ी में पहले से जो लोग गिरफ्तार हैं उसके अलावा अब मनीष सिसोदिया का एक करीबी वो तो सरकारी गवाह बनने जा रहे हैं और इसी से खुलासा होगा कि वो जो 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन है किस एवज में, किस लिए, किस व्यक्ति को दी गई। इससे खुलासा होता इसी बीच 2 और ऐसे व्यापारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है जो इस घोटाले में शराब के लेन देन में यानी जिनको ठेका दिया गया। अब इसमें आपको बता दें, इसमें अरबिंदो फार्मा के चीफ जो है शरद रेड्डी और विनय बाबू 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आरोप यह है कि इन दोनों ने भी शराब के ठेके लिए और उसकी एवज में इनसे भी पूछताछ होगी कि इन्होंने कितने पैसे दिए, क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली के एक कारोबारी ने स्टिंग में यह बताया था कि एक व्यक्ति से 150 करोड़ रुपए लिया गया, एक व्यक्ति से 200 करोड़ लिया गया। तो ईडी का कहना यह है कि जब यह खुलासा हो चुका है कि जितने लोगों को भी शराब का ठेका दिया गया एरिया वाइज, उन सब से 150 से 200 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में लिए गए। तो उनका कहना है कि एक कंपनी और है हैदराबाद की और उसका नाम है अरबिंदो फार्मा। तो अरबिंदो फार्मा से भी पैसे लिए गए होंगे, उनके ट्रांजैक्शन, उनकी बैंक डिटेल, सारा कुछ चेक किया जाएगा और इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया है शरद रेड्डी और विनय बाबू को। आपको बताएं, इसके पहले 2 और लोग गिरफ्तार हैं, कुल मिलाकर 4 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी हैं। एक तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक विजय नायर। वो विजय नायर जो है वो इनका मीडिया हेड होते थे और मीडिया का सारा काम करते थे, मैनेज करते थे, पीआर करते थे। उनको भी ईडी ने पहले से गिरफ्तार किया हुआ है। इसी में आपको बता दें, जो ईडी के हाथ जो अभी तक सबूत लगे हैं, जिसके बिना पर ईडी के सूत्र ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया 101% जेल में जाएंगे, क्योंकि अब सरकारी गवाह जो बने हैं वो सरकारी गवाह समीर महेंद्रू, इनसे पैसे लिए गए दिनेश अरोड़ा ने और वो दिनेश अरोड़ा ने इनसे 1 करोड़ रुपए लिया। किससे? समीर महेंद्रू से। और समीर महेंद्रू कौन है? ये उस कंपनी, उस ग्रुप में है जो है ये बड्डी रिटेल एक कंपनी है। बड्डी रिटेल, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे, ये 3 लोग हैं और इन्होंने आप बताएं कि समीर महेंद्रू से 1 करोड़ रुपए लिए हैं और इसमें दिनेश अरोड़ा नाम जो है ये बने हैं, आपके बताऊं, सरकारी गवाह। और सरकारी गवाह बनने से बताया जा रहा है कि अब ये जो है दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनने से वो 1 करोड़ रुपया उन्होंने जो महेंद्रू से लिया वो किसको दिया। बस यही कड़ी है पूरी कि ये पैसे बता दिया गया है। सूत्र तो यही बता रहे हैं कि उन्होंने बता दिया कि ये जो मैंने पैसा दिया, ये जो पैसा लिया है महेंद्रू से, ये समीर महेंद्रू से जो मैंने 1 करोड़ लिया, ये इसलिए लिया था कि आपको मैं दिल्ली का ठेका दिला दूंगा। लेकिन आगे कहां दिया ये अभी सूत्रों ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन जो अनुमान है वो तो यही है ना कि भाई जिन लोगों ने ठेका दिया, देने वाले हैं आपके मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया को कहां दिया? क्या प्लॉट खरीद कर दिया? क्या कोई महंगी गाड़ी दी 1 करोड़ की एवज में, या कहीं कोई जमीन दी गांव में, या कोई गहने की शक्ल में दिया? ये सवाल का जवाब ईडी के पास है। ईडी को एज ए सरकारी गवाह ये अरोड़ा जी, दिनेश अरोड़ा बता चुके हैं। बस सूत्र ये कह रहे हैं कि गुजरात का चुनाव निपट जाए या उसके कुछ पहले भी ये हो सकता है कि उन गवाह और सबूत के आधार पर मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इसी में एक तो ये दिख ही रहा है सारा कुछ कि किस तरह का घोटाला हुआ। शराब के ठेके में जिस तरह से बात की गई, जिस तरह से सरकार को घाटा पहुंचाते हुए शराब के जो कारोबारी हैं उनको फायदा पहुंचाया गया और साफ दिखाई देता है कि आप अगर परसेंटेज घटा बढ़ा रहे हैं, सरकार को जो फायदा मिलना था करोड़ों रुपए का चपत लगा रहे हैं, तब इसका लाभ व्यापारियों को आप क्यों देंगे? कोई भी सरकार किसी व्यापारी को अगर लाभ पहुंचाना चाहती है तो उसके पीछे कोई मंशा होगी और वो सामने आ चुकी है कि व्यापारियों से इस एवज में पैसे लिए गए
और पैसे लेने के लिए बिचौलियों का इस्तेमाल किया गया। वो हर राजनीतिक दल करते हैं कि भाई डायरेक्ट कौन पैसे लेता है, कोई बड़ा अधिकारी हो चाहे बड़ा नेता हो। अब इसमें सीबीआई ने जो जांच की है, इसमें यह खुलासा हुआ कि जितने लोगों को ठेका दिया गया सबने पैसे दिए हैं। और आपको यह भी बता दूं, व्यापारी जो होता है, व्यापारी का कहना यह है कि हमें तो व्यापार करना है, ना हमें मोदी से कोई लिंक रखना है, ना हमें आम आदमी पार्टी से कोई लिंक रखना है। व्यापार है जिस भी राज्य में जिसकी सरकार हो, हमें अपना मैनेज करना है। तो उसमें दिल्ली में अगर ठेका निकला कि भाई टेंडर निकलना है, ठेके लेने हैं, शराब के ठेके किसी को लेनी है, दुकान खोलना है, तो कंपनियों को दिया जाएगा। इसकी एवज में भाई बिचौलिए सक्रिय हो गए, लाओ भाई हम दिलाते हैं, हमारे संबंध है आम आदमी पार्टी से। तो इसी में खुलासा हुआ, जो दिनेश अरोड़ा है उनकी फोटो भी वायरल हो रही है। अब फोटो तो आजकल नेताओं के साथ कोई भी खिंचवा ले, लेकिन ये दावा हो रहा है कि वो बिल्कुल क्लोज हैं मनीष सिसोदिया के, और उन्होंने बाकायदा, और उसने ही नहीं, ऐसे और कई लोग एक्टिव हुए जिन्होंने ठेका दिलाने और लेने का काम किया बिचौलिए का। तो अब ये बिचौलिए जो थे, ये अब देख रहे हैं कि भाई सीबीआई की गिरफ्त में है, और सीबीआई छोड़ने वाली है नहीं। सीबीआई छोड़ेगी तो फिर ईडी पकड़ेगी, यानी अल्टीमेटली जिंदगी भर जेल में रहोगे, और जितना घपला घोटाला हुआ है, प्रॉपर्टी और जब्त होगी, ईडी तो छोड़ती है नहीं। और इसीलिए अब इनको लग गया कि भाई पैसे भी गए और जेल भी जाना पड़ेगा, और इसलिए क्या करो भाई, सरकारी गवाह बन जाओ, तो सजा कम हो जाएगी, तो छूट भी सकते हैं। और इसीलिए अभी तो एक सरकारी गवाह बना है। अभी पता लग रहा है कि जो 2 और गिरफ्तारियां ये उद्योगपतियों की है, जिसमें शरद रेड्डी और विनय बाबू को पकड़ा गया है, अब सूत्र कह रहे हैं कि ये भी ईडी को ये बता चुके हैं कि भैया हमने पैसे किसको दिए और कितने दिए। अब इसके बाद निश्चित रूप से नए सिरे से फिर जांच होगी, और कुछ गिरफ्तारियां अगले आने वाले दिन में और होने वाली हैं। इसमें मनीष सिसोदिया का वो बिचौलिया गिरफ्त में आने वाला है, जिसने इन हैदराबाद के उद्योगपतियों से, यानी व्यापारियों से, शराब का ठेका दिलाने की एवज में पैसे लिए थे। और अब उसके बाद पता लगेगा कि उसने भी किस शेप में, किस एवज में, कितने पैसे मनीष सिसोदिया जी को दिए थे या नहीं दिए थे। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगते हैं। फैसला कोर्ट को करना है, और फैसला कोर्ट में होगा। इसलिए आपको और हमको हमारी न्यायपालिका पर भरोसा तो रखना ही चाहिए। हमें यह तय होने देना चाहिए कि भैया क्या सच है। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई है, और वो ये कि जो मनीष सिसोदिया जी हैं, उन्होंने अभी हाल ही में एलजी के ऊपर आरोप लगाए हैं, और एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। उन्होंने ये कह दिया कि जो मंत्रालय के अधिकारी हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं, वो मेरी बात सुनते नहीं हैं, और मैं उन्हें फ़ोन करता हूं तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मीटिंग में बुलाता हूं तो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, और उनके ट्रांसफ़र बार बार एलजी साहब कर रहे हैं, वीके सक्सेना जी, जिसके कारण से हमारी सरकार का काम, मेरे जो मंत्रालय है, मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। और इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए ये आरोप लगाए हैं एलजी पर। एक तरह से एलजी को उन्होंने आरोपित किया है कि एलजी उनके काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। अब ये पुराना है, नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी केजरीवाल जी ने याचिका डाल चुके हैं कि भाई एलजी की ताकत ज्यादा है कि हमारी। लेकिन हाँ, मुद्दों को भड़काने के लिए और भटकाने के लिए ये सब खेल चलता रहता है। बहरहाल इतना तो तय है कि इस समय जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार है, उसकी एक एक बात को उजागर करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। एजेंसियां एक्टिव हैं, और इसमें आए दिन नए नए खुलासे होते आए हैं। यह बात अलग है कि अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता जेल की सलाखों के पीछे नहीं गया है। हालांकि वो जो पीआर कंपनी करने वाले जो हैं विजय नायर, वो जेल में गए हैं। वो भी आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा था, लेकिन उनको डायरेक्ट हम आम आदमी पार्टी का लीडर नहीं मान सकते, क्योंकि उनके पास आम आदमी पार्टी का कोई मंत्रालय तो था नहीं। तो लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई हम कैसे मान लें कि केजरीवाल सरकार ने कोई भ्रष्टाचार किया है या मनीष सिसोदिया ने। हाँ, सत्येंद्र जैन जी जो जेल के अंदर बंद हैं, उसको लेकर भी अभी आम आदमी पार्टी यही कहती है कि भैया वो तो भगत सिंह हैं हमारे आज के, वो तो क्रांतिकारी हैं, और जेल में जो डाला है वो तो फर्जी केस लगाया है। तो मैं हमेशा ये कहता आया हूं
कि जो एजेंसियां हैं वो जो चार्जशीट दाखिल करती हैं, वो जो सबूत जमा करती हैं, हालांकि वो न्यायपालिका की हमारी प्रणाली ऐसी है वो बहुत पारदर्शी नहीं है, उसमें सबूत वगैरह ये सब चलता रहता है और सालों साल केस चलता रहता है और जब तक केस फाइनल नहीं होता कानून ये कहता है कि हम किसी को आरोपी घोषित नहीं कर सकते, मतलब वो दोषी है ये नहीं कह सकते। आरोपी है तो वो आरोपी हैं। अभी कोर्ट को फैसला करना है, कोर्ट कब फैसला करेगी, तब तक अगर वो निर्दोष हैं और उनको जेल में रखा गया है सत्येंद्र जैन जी को, तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है और ये अन्याय करने वाले जेल में जाने चाहिए। लेकिन अगर वो आरोप लगाए गए सही हैं तो भाई फैसला तुरंत करो। ऐसा व्यक्ति राजनीति में आकर देश के अंदर जगह जगह घूमकर अपने कई सरकारों को बना ले जाए, उनके विधायक जीत जाएं, सांसद जीत जाएं और फिर कोई किसी के खिलाफ फैसला आए कि साहब ये तो सरकार में रहकर भ्रष्टाचार कर रहे थे, ये तो देश विरोधी एक्टिविटी कर रहे थे, तो इतने दिनों में तो वो संसद पहुंच जाएंगे और इतने दिनों में वो विधायक बनकर, मंत्री बनकर प्रदेश में सत्ता में बैठ जाएंगे। तब जनता का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? पंजाब में आज जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि साहब जो सरकार बनी है वो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों को सपोर्ट कर रही है, लेकिन जब तक ये फैसला होगा कि आम आदमी पार्टी के लीडर ऐसा कुछ कर रहे हैं तब तक तो बहुत कुछ नुकसान हो चुका होगा। और अगर आरोप लगाने वाले झूठे हैं तो उनको जेल में डालना चाहिए। बहरहाल देश की ये मांग है कि हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है उसको कम से कम देश के जुड़े मुद्दों में तेजी लानी पड़ेगी और जो इस तरह से देश के जुड़े मुद्दे नेताओं से जुड़े हुए हैं उसमें कम से कम उनके चुनाव पे तब तक रोक लगा दी जाए जब तक वो निर्दोष साबित ना हो जाएं। आपकी क्या राय है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं ताकि ये मुद्दा हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तक पहुंचे, देश के राष्ट्रपति जी तक पहुंचे और प्रधानमंत्री जी तक ये मैसेज जाए कि देश की जनता क्या चाहती है। वंदे मातरम।